बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई हो रही है कुछ? क्लास 11th क्या पढ़ रहे थे आप? आप पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ना है? बेसिकली आपको पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था, है ना बच्चों? आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज मतलब पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी का मतलब कई बार बता चुका हूं क्या होता है। पीरियोडिसिटी का मतलब कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखते हैं तो एक डेफिनेट नंबर के बाद सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, जिसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एटॉमिक साइज। ये बताया था आपको लास्ट वीडियो में। एटॉमिक साइज, फिर आयनिक साइज, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। ठीक है, फिर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब पढ़ना है हमें 11th क्लास में। तो चलिए विल स्टार्ट विद एटॉमिक साइज। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक साइज, क्या समझते हैं आप एटॉमिक साइज से? तो आप बोलोगे सर बोर का मॉडल देखो। बोर के मॉडल ने क्या कहा था? पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। ठीक है, सपोज इस एटम के अंदर 4 शेल है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में, शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा दैट्स कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, अप टू द वैलेंस शेल। क्या बोला? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अप टू द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, ठीक है बच्चों? तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है, वैलेंस शेल, इसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब बोर का मॉडल लास्ट मॉडल तो था नहीं, है ना? बोर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में तो पहले शेल में होगा, दूसरे शेल में तो दूसरे शेल में होगा, तीसरे शेल में तो तीसरे शेल में होगा। पर उसके बाद एक प्रिंसिपल आया था, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने कहा था शेल वेल कुछ नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कैन बी वेरी नियर, कैन बी वेरी फार। वो बोलता है भैया आप एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते। याद है बच्चों? नहीं बता सकते। तो देखो, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो ये बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। तो जब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते तो शेल कुछ होते ही नहीं, है ना? पर फिर भी हमने बोला कि भैया देखो साइज के बारे में तो हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, जब हम साइज पढ़ते हैं तो बोर के मॉडल को लेके चलो, और डेफिनेशन हमने वही बनाई। क्या बनाई? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। अब दूसरी प्रॉब्लम, भाई एटम किस फॉर्म में होते हैं? नोबल गैसेस को छोड़ के, नोबल गैसेस आपको पता है कैसे होती है? हीलियम, नियॉन, मोनो एटॉमिक होती है। भाई वो किससे कंबाइन नहीं करती जनरली। और बाकी एटम्स किस फॉर्म में होते हैं? कंबाइन फॉर्म में। अब मेटल्स है तो उसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होगा, ठीक है। क्लोरीन है तो क्लोरीन किस फॉर्म में होगा? Cl2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में होगा? सिंगल एटम की फॉर्म में तो कोई नहीं, सिर्फ नोबल गैसेस है नियॉन जो सिंगल एटम की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम क्या करें? एक एटम का रेडियस निकालना है, तो क्या करें? तो हमने बोला कुछ मत करो। अब जैसे आयरन है तो आयरन का क्रिस्टल होगा, आयरन सॉलिड फॉर्म में, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 7 एटम, 8 एटम, 9 एटम, Fe, ऐसे होगा आयरन का क्रिस्टल। अब Cl2 क्या है? गैस है। O2 क्या है? गैस है। Br2 क्या है? लिक्विड है। तो हम निकाले कैसे? प्रॉब्लम आती है, आयरन सॉलिड है, एक एटम का रेडियस कैसे निकाले? तो हमने क्या बोला? हमने बोला जिस भी फॉर्म में एलिमेंट है, Cl2 गैस, O2 गैस, Br2 लिक्विड, Fe सॉलिड, सबको सॉलिड में कन्वर्ट करो। क्या करो? कूल करोगे तो क्या होगा? पहले लिक्विड आएगा, इसको कूल करोगे तो क्या आएगा? पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, फिर उसमें एक्सरेज मारो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? जिस भी फॉर्म में एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, उसको कूल करते हैं। कूल करके वो सॉलिड, जैसे मेटल के सॉलिड होते हैं,
उस तरह से सॉलिड लैटिस में आ जाता है, फिर हम उसमें एक्सरेज मारते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। ये अगले साल सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तब आपको बताएंगे एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी क्या है, ठीक है। तो एक एटम का रेडियस निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो हम उसको क्या करते हैं, कंपाउंड्स की हेल्प से निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एटॉमिक रेडियस समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने बोला भाई एक एटम का रेडियस, अब देखो क्या क्या है, ध्यान से सुनना। नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती है ना, नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती, तो इनको जब हम कूल करेंगे ये अलग तरीके से पैक होंगी। ये सॉलिड मेटल्स है, ठीक है, तो मेटल का रेडियस अलग तरीके से मेजर करेंगे, नोबल गैसेस का अलग तरीके से मेजर करेंगे, जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है उनका अलग तरीके से मेजर करेंगे। तो हम ये बोलते हैं क्योंकि एलिमेंट्स पे जो ध्यान देना, हाँ, क्योंकि एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि अगर मेटल्स हैं तो उनके केस में मेटालिक रेडियस होगा, जो बॉन्ड्स नहीं बनाते जैसे कि नोबल गैस उनके केस में वैन डर वाल रेडियस होगा, और जो बॉन्ड्स बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड उनके अंदर कोवलेंट रेडियस होगा। तो जो एटम का रेडियस है ना बच्चों, उसको भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसमें एक आयनिक रेडियस भी होता है, ठीक है, पर उसको हम अलग से पढ़ेंगे आयनिक रेडियस को। तो एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस को हम 3 तरीके से, तो एटॉमिक रेडियस हमने बोला फर्दर 3 तरीके से डिवाइड होगा, ये पढ़ना है आपको। तो हमने बोला एटॉमिक रेडियस को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, ए, बी और सी। ए पार्ट मेरे पास है सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। बी पार्ट है वैन डर वाल रेडियस, ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। और तीसरा पार्ट है मेटालिक रेडियस। मैं देखो फालतू की बात नहीं करूंगा, जो आपको सीधा पढ़ना है सीधा टू द पॉइंट, सीधी बात, नो आगे आपको पता है, ठीक है ना। तो ये 3 रेडियस हमें पढ़ने हैं। पहला कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस कौन, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जनरली कौन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल्स। तो कोवेलेंट रेडियस किसके लिए होगा, चलिए अब आते हैं, शुरू करते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस किसके होगा, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बोलो बोलो, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं इट इज जनरली फॉर नॉन मेटल्स, जनरली फॉर किसके लिए है, नॉन मेटल्स के लिए है, किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए, कोवेलेंट रेडियस जनरली फॉर नॉन मेटल्स, ठीक है। क्योंकि तो ये उन केस में, उनके केस में निकाला जाएगा जिनके केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं नॉन मेटल्स, इसलिए कोवेलेंट रेडियस जनरली हम नॉन मेटल्स के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Cl2, O2, N2, ठीक है, यहां तक आगे समझ में। फिर हमने बोला व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस। देखो जब एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ, एक एटम है, दूसरा एटम है, सपोज Cl2 है, Cl, ठीक है, तो इसको हम पैक करेंगे क्रिस्टल में पहले, और हम क्या करेंगे, जब इसमें एक्सरेज मारेंगे ना तो इनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, इसको बोलेंगे स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इसका हम हाफ करेंगे। तो अब ऊपर ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया इन दोनों, तो आर कोवेलेंट क्या होगा, आर कोवेलेंट होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू d/2। अब अगर इस d/2 को देखें हम, तो वो एक्चुअली में इतना रेडियस आ रहा है, पर एटम का साइज तो इतना है ना भाई। अगर हम देखो जब एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो आपको पता है ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग जब होती है, ठीक है, तो न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, तो एटम ये डिस्टेंस कम होगा तो इसका आधा जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस होता है, वो भी कम है। तो कोवेलेंट रेडियस एक्चुअल साइज ऑफ एटम से हमेशा कम आता है, समझ में आया। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है, तो डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करूंगा, डिफाइंड एज क्या डिफाइन करूंगा, बोलो, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन द न्यूक्लियाई
ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ठीक है बच्चों, तो कोवेलेंट एरिया क्या है? जो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स है उनके दो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। कैसे? एक्स-रेज मार के। ठीक है, तो अब क्या होगा? उसका हाफ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? जो आएगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट एरिया। समझ में आ गया? अब मेरे पास एक और चीज है, दूसरी बात है डबल एंड ट्रिपल। डबल एंड ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडिया है। अगर सपोज मेरे पास एटम जो है वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में, अब डबल बॉन्ड की फॉर्म में कौन से? जैसे O डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N या C ट्रिपल बॉन्ड C, सॉरी ठीक है, या यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ये भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना बेटा, हाँ या ना? अब देखो मैं पहली बात, डबल बॉन्ड छोटा होता है तो डबल बॉन्ड के केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो और छोटी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? सपोज मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है? यहां पे हम निकालेंगे बॉन्ड लेंथ, और यहां पे निकालेंगे आर कोवेलेंट, कोवेलेंट एरिया, ठीक है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है बच्चों? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितनी होती है? बोलो 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 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1.20 एंगस्ट्रॉम। तमीज से सीखिएगा इसको, ठीक है बच्चों? अब आर कोवेलेंट क्या होगा? आर कोवेलेंट क्या होगा? d/2 यानी कि ये d है ना, बॉन्ड लेंथ इसको बोलते हैं d। अभी तो नहीं बताया था बॉन्ड लेंथ इज d, ठीक है? तो d/2 यानी कि 1.54/2 यानी कि 0.77 एंगस्ट्रॉम। ये 1.34/2 यानी कि 0.67 एंगस्ट्रॉम। ये 1.20/2 0.60 एंगस्ट्रॉम। तो आप क्या लिख रहे हो? यहां सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, इसको बोलते हैं कि मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। क्या बोला? मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो कोवेलेंट रेडिया समझ में आया? पक्का पक्का? अब देखो इसमें एक ट्रिक और है, यहां तक नोट कर लिया मेरे बच्चों? जल्दी नोट करो, 30 सेकंड 10-15 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी नोट करो। ये लंबा वीडियो है बेटा, ठीक है ना? कर लिया नोट? चलिए पॉज करके नोट कर लेना बेटा, हाँ थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो क्या, अब मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। क्या बोला? कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, ठीक है? बट अब मेरे पास एक नोट आया, और वो नोट क्या आया? ठीक है, अगर दो एटम्स हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं पर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्या बोला? व्हेन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स have different electronegativities, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल HCl HF, अब इनके बीच में क्या है बेटा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहां पे क्या था? यहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, पर दोनों एटम क्या थे बच्चों? एक जैसे थे। यहां पे दोनों एटम क्या है? भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है ना? तो अब क्या होगा? अब हम ये बोलेंगे, तो अब रेडियस ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? तो इसके अंदर एक इक्वेशन हमारे पास है, मैं आपको बताता हूं। सपोज ये एटम है, ये छोटा एटम है, ये बड़ा एटम है, ये ए है, ये बी है, ये यहां से लेके यहां तक, ये है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या है ये? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब मैं क्या बोलूंगा? इसके लिए मेरे पास एक इक्वेशन है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैसे निकलेगा?
हम बोलेंगे रेडियस ऑफ ए, और रेडियस ऑफ ए कैसे निकलेगा बता रहा हूं, ठीक है, प्लस रेडियस ऑफ बी, ठीक है, -0.09 आएगा, एक ये कांस्टेंट फिगर है, इनटू काई ए माइनस काई बी, ठीक है। क्या बोला, रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी, सपोज ये ए बी है, ए बी मतलब इसको मैं मान लेता हूं जो ए है मेरा वो एच है और बी है मेरा सी एल है, तो एच किसकी फॉर्म में एक्स करता है, H2 की फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, जब H2 की हेल्प से मैं क्या करूंगा, इसको कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ ए एंड ए अपॉन 2, इसको कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ बी एंड बी अपॉन 2, -0.09 इनटू काई ए माइनस काई बी, काई ए एंड काई बी क्या है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो देखो कितना आसान है, कितनी प्यारी इक्वेशन है, कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, 11th क्लास में नहीं आता पर कंपटीशन में आता है, 11th क्लास में नहीं आता, ज्यादातर लोग बताते भी नहीं है इसको 11th क्लास में, है ना। तो अगर दो डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम है, जैसे HCl है या HF है, हमने इसको AB मान लिया, तो उनकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होगी, वो काई ए और काई बी, ठीक है। तो हमने बोला डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा, रेडियस ऑफ ए, और रेडियस ऑफ ए कैसे निकालते हैं, वही d/2 dA/2 dB/2, ये निकल जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है, तो हमारा ये DAB निकल जाएगा, बोलो हाँ यार, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, अभी हमने सिर्फ एक रेडियाई खत्म किया, कोवेलेंट रेडियाई, तो मेरे ख्याल से टर्म समझ में आ गई होगी और आपने नोट कर लिया होगा। सेकेंड रेडियाई की तरफ बढ़े बच्चों, सेकेंड रेडियाई की तरफ बढ़े, हाँ या ना, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम सेकेंड रेडियाई के ऊपर जाते हैं। सेकेंड रेडियाई बच्चों मेरे पास है वैन डेर वाल रेडियाई। अब देखो इसको समझना, वैन डेर वाल रेडियाई क्या है। देखो नोबल, मैंने कहा था कैसे निकालते हैं, नोबल गैस ये क्या है वो बात की बात है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, उनके दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के डिस्टेंस का हाफ, ठीक है। क्या बोलूंगा मैं डिफाइन करूं, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। और जनरली आप और क्या बोल सकते हैं इसको, रेडिया ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, समझ में आया। अब देखो क्या, सपोज मेरे पास नोबल गैसेस है, ध्यान देंगे, तो नोबल गैसेस को जब मैं कूल करूंगा तो नोबल गैसेस कैसे पैक होंगी, नोबल गैसेस ऐसे पैक होंगी। अभी क्या है, नॉन बॉन्डेड है ना, नोबल गैसेस तो बॉन्ड नहीं बनाएगी बेटा, ये एक नियॉन है ये दूसरा नियॉन है, इनके बीच में तो बॉन्ड बनेगा नहीं, ठीक है। ये ऐसे होंगी, पहला वाला कैसे था, ऐसे था। अब क्लोरीन है, चेक करेंगे। क्लोरीन अगर होगा, क्लोरीन आपको होता है Cl2 होता है, तो एक मॉलिक्यूल ये रहा Cl, इनके बीच में क्या है, बॉन्ड है, और दूसरा मॉलिक्यूल ध्यान दीजिएगा प्लीज, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे होगा क्रिस्टल के अंदर पैक, ऐसे होगा नहीं होगा। ये कौन है, ये बॉन्डेड एटम्स है, और ये दोनों कौन है, ये और ये दोनों कौन है, ये है नॉन बॉन्डेड एटम्स, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बना है, तो इनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ, इनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को मैं कैपिटल D मान रहा हूं, ठीक है। अभी अगर ये क्या है, बॉन्डेड है, इनके डिस्टेंस के हाफ को क्या बोलते हैं, स्मॉल d। इसका हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, कोवेलेंट रेडियाई। इसका हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, वैन डेर वाल रेडियाई। समझ में आया या नहीं आया। अब देखो
ठीक है बेटा, ये ध्यान से समझ में आया। अब यहां देखना फॉर क्लोरीन। अब देखो मैं एक फीलिंग आपके अंदर आएगी। फीलिंग क्या आएगी कि बड़ा कौन सा है, कोवेलेंट रेडिया है या वैन डेर वाल्स रेडिया। तो पहली बात, इसका हाफ करूंगा आर कोवेलेंट d/2 और इसका हाफ करूंगा आर वैन डेर वाल्स, यानी कि वैन डेर वाल्स रेडिया d/2। नाउ फॉर एग्जांपल, फॉर Cl2 मॉलिक्यूल, आपको पता है स्मॉल d कितना आता है 1.99 एंगस्ट्रॉम। तो R कोवेलेंट कितना आएगा क्लोरीन के केस में, देखो 1.99/2 यानी कि 0.995 एंगस्ट्रॉम। तो क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस कितना है 0.995 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं बोलूं कैपिटल D कितना आता है क्लोरीन के लिए, यह आता है 3.60 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं R वैन डेर वाल्स निकालूंगा, यानी कि वैन डेर वाल्स रेडिया निकालूंगा, तो 3.60 एंगस्ट्रॉम और 0.2 करना पड़ेगा, यानी कि 1.80 आएगा। ठीक है, तो अब इसको इससे कंपेयर करो तो क्या बोलूंगा, R वैन डेर वाल्स is much larger than R कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड छोटा है, वैन डेर वाल्स रेडियाई बड़ा, कोवेलेंट रेडियाई छोटा है, वैन डेर वाल्स रेडियाई बड़ा है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में एटम की ओवरलैपिंग होती है, इसलिए उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। और वैन डेर वाल्स रेडियाई दूर दूर है, वैन डेर वाल्स में एटम्स ओवरलैपिंग नहीं करते, यानी कि वो चिपकते नहीं है, यानी कि उनके वैन डेर वाल्स फोर्सेस वीकर होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, वैन डेर वाल्स फोर्सेस वीकर। ठीक है, ठीक है, चलो यहां से समझ में आ गया। तो वैन डेर वाल्स रेडिया मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, यहां से समझ में आया। चलिए अब आते हैं मेटालिक रेडिया के ऊपर, मेरे ख्याल से यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं मेटालिक रेडिया, चलो मुझे कौन डिफाइन करके देगा, मेटालिक रेडिया जो डिफाइन करके देगा उसे चॉकलेट मिलेगी। जल्दी बोलो, मार्कर मार दीजिए। ठीक है, मेटालिक रेडिया क्या होगा बोलो, तीसरा है मेटालिक रेडिया। देखो मेटालिक रेडिया किसके लिए होता है, मेटल्स के लिए, ऑब्वियसली बात है, फॉर मेटल्स होता है। अगर मैं बोलूं मेटल्स पता है ना आपको, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इन सब का मेटालिक रेडिया। ठीक है बच्चों, अब मैंने बोला क्या बोलूंगा, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent atoms in a crystal, in a metallic crystal। ठीक है, जो मेटल का क्रिस्टल बनेगा, जैसे हमने बोला मेटल का क्रिस्टल क्या है भाई, आयरन का क्रिस्टल है तो आयरन ऐसे पैक होगा, आयरन ऐसे पैक होगा, है ना। तो इसके न्यूक्लियस के बीच के दो एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस को, इसको मान लेते हैं, चलो x मान लेते हैं। ठीक है, इसका क्रिस्टल है ये, कौन सा एटम्स है, Fe है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, R मेटालिक रेडिया क्या होगा, दो एडजेसेंट एटम्स के बीच के डिस्टेंस का हाफ। ठीक है, आसान है, इसको कम पढ़ना है, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड जब बनता है, एटम्स बिल्कुल पास होते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती बट बिल्कुल क्लोज होते हैं। कोवेलेंट में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो कोवेलेंट रेडिया सबसे छोटा रेडिया, सेकेंड नंबर पे मेटालिक रेडिया, और सबसे बड़ा वैन डेर वाल्स रेडिया। तो साइज ऑफ वेरियस रेडियाई इज इन द ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या आएगा,
आर वैंडर वॉल, सबसे बड़ा कौन सा? वैंडर वॉल। फिर कौन सा? कोवेलेंट, कोवेलेंट। और सबसे छोटा कौन सा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सॉरी कोवेलेंट नहीं आएगा, आई एम सॉरी, आर मेटालिक, कहां चला गया दिमाग, और आर कोवेलेंट सबसे छोटा। ठीक है बेटा, तो ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, तो 3 तरह के रेडिया आपने पढ़ी है। जल्दी देखिए, इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है बच्चों, तो फ्रेंड्स अब हम आएंगे 3 तरह के रेडियाई हमने पढ़ी है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम? तो एटॉमिक रेडियाई का ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा। तो हमने बोला भैया हेडिंग डाल देते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई, TRENDS, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, ये पढ़ने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? तो ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब लेफ्ट साइड जाते में क्या होगा, लेफ्ट राइट टेबल में लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, वो होता है उसको डाउन डाउन जाएंगे तो क्या होगा। तो वो पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स पढ़ेंगे। अब ध्यान रखना, पहली बात इसको क्लियर करना बेटा, देखो कितनी प्यारी चीज है, एटॉमिक रेडियाई डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं फिर आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन। ठीक है बच्चों, दूसरी बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई का अलग है, न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट आपने पढ़ लिया। ठीक है, तीसरी बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, शेल्स ये 3 देख लो, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा। ठीक है, अब ये 3 फैक्टर है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है जरा वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? इसके न्यूक्लियस के अंदर 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 13 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और बोरॉन के आगे कौन है? कार्बन है। बोरॉन के ठीक आगे कौन होता है? कार्बन। ये तो याद है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये होता है। तो बोरॉन के ठीक आगे कौन है? कार्बन है। इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। ठीक है, इसका टर्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p1। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, चलो इसको पहले लेफ्ट टू राइट आते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो साइज बड़ा। शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है? अब देखो पहले शील्डिंग इफेक्ट इसको देख लेते हैं, सेकंड वाले पॉइंट पे। न्यूक्लियर चार्ज को पता है ना, प्रोटॉन्स। देखो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलवेज इसका डिटेल में आप पिछले वीडियो में करा चुका हूं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, रिपेल दूर भेजेंगे भाई, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, है ना, है ना, है ना। तो अंदर वाले सबशेल्स अगर ज्यादा तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ज्यादा तो साइज बड़ा। इस रिपल्शन को ही हम शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का भाई साइज क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, अब इसको कौन खींच रहा है? ये न्यूक्लियस खींच रहा है, और इसको रिपेल कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये इसको रिपेल करेंगे तो ये न्यूक्लियस से दूर चल जाएगा, तो इसको बोलेंगे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट, अब ट्रेंड्स पे आ गए, ट्रेंड्स पे आ गए। ठीक है, पहला ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, across a periodic table, ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज छोटा होता है। अब बोलोगे क्यों छोटा होता है ना, बोलोगे तो वही, ठीक है, सिंस ए पार्ट 5 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना बेटा। लेफ्ट से राइट जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक, तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। अब देखो लेफ्ट टू राइट आने पे सिर्फ एक ही फैक्टर काम करता है, न्यूक्लियर चार्ज। पकड़िए इसको, ये दोनों फैक्टर काम नहीं करते लेफ्ट टू राइट में, इन दोनों का कोई रोल नहीं है। क्यों? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, सेकंड शेल देखना, शेल 2p2, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। तो क्या ये शेल इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं हो रहे। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तभी तो साइज बढ़ेगा, तो सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, दूसरा बात बी पार्ट, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। भाई देखो तीनों फैक्टर देखने हैं, शेल्स का कोई इंक्रीज नहीं होता, यानी कि ये वाला फैक्टर जो चाहता है साइज बढ़े, शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, पर शेल तो बढ़ नहीं रहा है। दो सेकंड शेल, और अंदर वाले सब शेल्स भी नहीं बढ़ रहे, तो सी पार्ट भी क्या है? शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों। तो अब देखो क्या होता है, अब मैं वापस इसको एक बार फिर समझा रहा हूं, फिर समझ में आएगा। बच्चा आधा वीडियो देख के मत छोड़ा करो, पूरा वीडियो देखा करो, नॉलेज तभी तो गेन होगी। लेफ्ट से सॉरी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट किसका? इनर इलेक्ट्रॉन्स का, और नंबर ऑफ शेल्स का। अब हमने बोला पहला पॉइंट, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा? हमने बोला साइज छोटा होगा, हमेशा होगा, एक्सेप्शंस होंगे तो बढ़ेंगे। अब आप बोलोगे सर क्यों होगा, क्यों होगा? तो हमने बोला भाई लेफ्ट से राइट जाते हैं, जैसे बोरॉन कार्बन में कहीं भी जा सकते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, भाई पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना न्यूक्लियस के अंदर, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा अट्रैक्शन मतलब साइज छोटा। ठीक है, दूसरी बात, अंदर वाले सबशेल सेम है, 1s2s सबशेल सेम, तो शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम, यानी कि ये फैक्टर लेफ्ट राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये वाला फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है। शेल्स भी नहीं बढ़ रहे, सेकंड शेल थर्ड शेल, यानी कि ये दोनों फैक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर नेग्लिजिबली ना चेंज नहीं होते, सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया? हाँ या ना, हाँ या ना। अब हम पढ़ेंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा। क्या बोला? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, atomic size increases। ठीक है, हो गया? क्यों? बिकॉज ए पार्ट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, बी पार्ट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, सी पार्ट
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब देखो हम डिटेल ऑफ द डिटेल पढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या? बोरॉन, बोरॉन के नीचे कौन होता है? एल्यूमिनियम। दो में पढ़ेंगे बस। बोरॉन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 5 प्रोटॉन। एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 13 प्रोटॉन। बोरॉन का 13 प्रोटॉन, 13 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये कौन सा शेल? K शेल। ये कौन सा शेल? L शेल। ये कौन सा शेल? K शेल। ये कौन सा शेल? L शेल। ये कौन सा शेल? M शेल। शेल बढ़ गया। डाउन द रूट जाने पे एक एक्स्ट्रा शेल आ गया ना एल्यूमिनियम में, KLM, M शेल आ गया। तो भैया नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस तो एटॉमिक साइज ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां देखो इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12। यहां पे इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा, है ना। ये भी बढ़ रहा है, 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 शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो साइज ज्यादा। तो दो फैक्टर कौन से? न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये दोनों चाहते हैं साइज बड़ा। एग्रीड? ये डिटेल है पूरा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, बच्चों को तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, पर वो अकेला फैक्टर है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा होना चाहिए। अब ये वाला फैक्टर क्या जाता है कि साइज छोटा हो, और ये दोनों फैक्टर क्या जाते हैं कि साइज बड़ा हो। तब क्या बोलेंगे? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स, ठीक है, आउटवेज द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मतलब दो फैक्टर चाहते हैं कि साइज बड़ा हो और एक फैक्टर चाहता है साइज छोटा हो, तो जनरली इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट साइज को बड़ा कर देता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? ये समझ में आया? तो नोट क्या बोलेंगे? 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 कंबाइंड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज नहीं, किसका? शील्डिंग इफेक्ट एंड कौन सा? नंबर ऑफ शेल्स outweighs the increase in nuclear charge, ठीक है बेटा। outweighs मतलब ओवर पावर, मतलब ये इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा ताकतवर है और ये दोनों क्या चाहते हैं कि साइज बड़ा हो, इससे साइज क्या होगा? बड़ा, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से एटॉमिक साइज आपको समझ में आ गया होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के। क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, पक्का? ठीक है, तो इसको हटा दें। आज समझ में आया तो समझ में आया, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एनी क्वेरी है, एनी क्वेश्चन है, वो भी कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आएगा, क्योंकि इसके बिना कुछ समझ में नहीं आएगा आगे, ये समझना जरूरी है। तो लेफ्ट टू राइट साइज छोटा, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा, मेन चीज है रीजनिंग, वाई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि थैंक यू वही सुनेगा जो वीडियो को पूरा देखेगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द एक्सेप्शनल केसेस इन एटॉमिक साइज। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।